नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। आज इस बातचीत में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल जी। जाहिर सी बात है, गुजरात की राजनीति में चर्चा होगी। बहुत दिनों से गुजरात की राजनीति आजकल चर्चा में बना हुआ है। आखिर क्या बात है ऐसी? जिस गुजरात को पूरे देश में मॉडल बनाने की बात हो रही थी, उसे किसकी नज़र लग गई? अचानक राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया गुजरात। इस तमाम मसले पे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोहिल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले नज़र किसकी लग गई गुजरात को? इतनी अच्छी गुजरात की बातें हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्हें विकास का सपना पूरे देश को दिया था और कहा जाता था कि ये मॉडल हर राज्य में लागू होगा। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर अचानक 7-8 लाख लोग, हार्दिक पटेल जैसे नेता, तो आपको क्या लगता है ये मॉडल कौन अपनाएगा? देखिए, पहली बात तो गुजरात का मार्केटिंग नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किया। गुजरात मॉडल की बात की, गुजरात मेरी वजह से प्रॉस्पर कर रहा है, ऐसी कुछ बातें की। पर अगर ज़मीनी सच्चाई देखी जाए तो इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ और कह रहा हूँ, 10,000 साल पहले जो हड़प्पन संस्कृति जिसे हम कहते हैं, जो कच्छ के धौलावीरा में निकली है, राणिक देवी के फोर्ट में है, वही लोथल में है बगोदरा के पास। 10,000 साल पहले जो लोग जीते थे इस धरती पे, उसमें कंपैरिजन करके, वो कोई गुजराती नहीं कंपैरिजन करने वाले, दुनिया में इसके ऊपर एक बड़ी सोच के साथ अभ्यास करने वाले लोगों ने कहा कि 10,000 साल पहले गुजराती डेवलपमेंट में आगे था, विकास में आगे था। 1992 कांग्रेस की सरकार थी। रियल इन्वेस्टमेंट जो आता है, एमओयू नहीं, एमओयू तो कागजी होता है, जेब में फुटी कौड़ी नहीं और कर दो। सबसे ज़्यादा रियल इन्वेस्टमेंट अगर किसी स्टेट में आया तो वो गुजरात में आया था, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा। दो बिजनेस में राइवल माने जाते हैं, एसआर एंड रिलायंस। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज जामनगर में बनी, जनरल मोटर का फैक्ट्री हालोल में बनी, बड़ौदा से लेके सूरत और सूरत से लेके आगे तक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हुआ और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हुआ था। मोदी जी आने के बाद ये विकसित गुजरात, उसका पिक्चर ऐसा दिखाया कि गुजरात तो भिखारू था, बेकार था। कुछ लोगों से, संधू जैसे लोगों से गुजरात में भी कहलवाया कि भिखारी गुजरात था। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को माला माल कर दिया। असल में गुजरातियों का डीएनए है, वो डेवलपमेंट है। गुजराती अमेरिका में जाता है, मॉडल में काम करने के लिए जब बैठता है, वहाँ उसके पास अंग्रेजी भी ठीक नहीं होती है, पर कुछ ही वक्त में वो उस मॉडल का मालिक होता है। तो गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है और वो डेवलप्ड गुजरात था। आपकी बात सही है कि किसकी निगाहें लग गई। भाजपा का शासन है वहाँ कई अरसों से, और मैं कहूँगा कि उसी की निगाह लग गई कि गुजरात गांधी जी का गुजरात, शांति से चलने वाला गुजरात, वहाँ पे कोई राम का मरे या रहीम का मरे, गुजराती की आंख में आंसू आता है। ये गुजरात, संवेदनशील गुजरात, वहाँ पे पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे करवाए गए और आज जो हुआ वो नहीं होता अगर ठीक से इसको हैंडल करता कोई भी इंसान। ना पाटीदार दंगा करना चाहते थे, ना गुजरातियों को दंगा करने की आदत है। सरकार ने इस माहौल को इस तरह से मोड़ दिया कि गुजरात जलता हुआ गुजरात हो गया। लेकिन सबसे बात समझने वाली बात है कि जो पटेल समुदाय, जो कि माना जाता है डायमंड मर्चेंट से लेके तमाम इंडस्ट्री पे काबिज हैं, और माने तो गुजरात में अगर गुजरात की चर्चा जब भी होगी, पटेल की चर्चा नहीं होगी तो बिल्कुल मतलब जचता नहीं है किसी को। गुजराती और पटेल दोनों मतलब ये, लेकिन पटेल आरक्षण की मांग लेके सड़क पे आ गए कि हम गरीब हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है वाकई में पटेल गरीब हो गए? देखिए, गुजरात में मोदी जी तो कहते थे कि मेरे आने के बाद हर राज्य में जहाँ गए चुनाव के दौरान उन्होंने कहा, भाइयों बहनों आओ मेरे गुजरात में, मेरा किसान हर साल नई मारुति लेता है। पटेल ज़्यादातर किसान है,
अगर हर साल पटेल नई मारुति लेता है तो वो ओबीसी में जाने की क्यों बात करेगा? गुजरात में किसानों को कांग्रेस के शासन में 18 घंटे बिजली खेतों में मिलती थी। आज भी सर्कुलर्स में आपको दिखा सकता हूँ, 18 घंटे खेतों में मिलती थी। आज खेतों में किसान को मोदी जी आने के बाद सिर्फ 8 घंटे मिलती है। वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूँ कि 8 घंटे से ज़्यादा बिजली किसानों को खेतों में नहीं मिलती है। तो किसान की दिक्कत थी। मेक इन इंडिया की बातें हुई। डायमंड पॉलिशिंग के साथ सबसे ज़्यादा पटेल और ओबीसी के लोग भी जुड़े हुए हैं। वो इंडस्ट्री आखिर में मोदी जी जब से यहाँ प्रधानमंत्री बने, डायमंड पॉलिशिंग में मेक इन इंडिया जो होता था, वहाँ बर्बाद लोग होते हैं। हर दिन कोई ना कोई वो उठ जाता है कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ पर रिसेशन आया। गुजरात में युवाओं के लिए रोजगार था, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी। गवर्नमेंट जॉब्स बंद कर दिए और शुरू कर दिया क्या? आउटसोर्सिंग, जहाँ पे युवाओं का शोषण होता है। फिक्स सैलरी दी जाती है गुजरात में। हाई कोर्ट ने कहा एक ऐसा वाइब्रेंट गुजरात जहाँ पे आप युवाओं का शोषण करते हो, तो वहाँ युवा फ्रस्ट्रेट था, जॉब मिलती नहीं है। गुजरात में शिक्षा इतनी सस्ती मिलती थी, आप डॉक्टर या इंजीनियर गरीब का बच्चा भी बन सकता था, किसी कास्ट से आता हो। आज उसका इतना व्यापारीकरण हो गया है कि एजुकेशन लेना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये सारी बातें जो गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की करते थे, वो उसकी हवा निकल गई। और सच्चाई ये है कि गुजरात में चाहे पाटीदार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे और लोग हो, वो भी दुखी है। SC ST OBC की तो आप हालत समझ सकते हो क्या है। उनके अधिकार का पैसा ये लेके चंद चहेते इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं। और इसी का ये नतीजा है कि गुजरात में जो कम्युनिटीज़ प्रॉस्परस मानी जाती थी, जो रिच कम्युनिटी से मानी जाती थी, वो भी आज दुखी है। और इसको भी अगर ठीक से हैंडल करते, शासन ठीक चलता, तो आज गुजरात की हालत नहीं होती। वाकई गुजरात का जो हालत थी उस रात, वो तो देखने वाली थी। लेकिन सवाल एक है शक्ति भाई, सबके मन में एक सवाल है कि ये हार्दिक पटेल जो इतना बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा कर दिया, इसकी तैयारी तो लंबे समय से चल रही होगी, या इसके पीछे कौन है? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आई, उसमें कहीं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ उनका तस्वीर, कभी RSS के नेताओं के साथ, एक आध कांग्रेस के भी नेताओं के साथ। आखिर ये इसके पीछे कौन लोग थे और क्यों इतना अचानक रातों रात तो इतनी तैयारी हो नहीं सकती? देखिए, गुजरात में वो तो आगे वक्त ही बताएगा कि क्या सच्चाई है। पर कुछ चीज़ें जो आवाम में बहस करते हैं, आवाम में जो बज़ है, जो बातें चलती है, उसमें 3-4 बातें हैं। एक तो रियलिटी जो मैंने आपको कही कि लोग दुखी इतने हैं, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। सच में वहाँ पे जो हालत है लोगों की, युवाओं की, युवा वहाँ का फ्रस्ट्रेट है, इसकी एक वजह है। दूसरी वजह लोग कहते हैं कि RSS और BJP गुजरात को एक लेबोरेटरी मानते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और गुजरात में उसका एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद नोट्स और वोट्स दोनों मिलते हैं तो पूरे देश पे वो लागू करते हैं। तो एक RSS का एक्सपेरिमेंट था जो इसके पीछे लगे थे, और जब लगा कि इससे नुकसान हो रहा है तो अब वो खिसक रहा है वहाँ से, वो भी एक बात आ रही है। तीसरी बात आ रही है कि भाजपा में ही अंदरूनी झगड़ा है कि आनंदीबेन को हटाओ, हमें मुख्यमंत्री बनना है, 2017 तक इंतज़ार करेंगे तो तब तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, तो मैं तो CM इन वेटिंग ही रह जाऊंगा। तो वो भी वहाँ पे रोल कर रहे थे कि CM बनना है मुझे, दंगे फसाद होने चाहिए। तो ये 5-6 सर्कमस्टेंसेस इसके साथ जुड़े हैं। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दंगा होता ही नहीं। 10 लाख लोग आए, शांति से पूरा रैली निकला उनका, कलेक्टर को जाके वो मेमोरेंडम दे के आ गए। हार्दिक पटेल ने अनाउंस कर दिया कि भाई अब आप सब अपने अपने घर चले जाओ, रात तक पहुंच जाइए। अहमदाबाद से 4-5 बजे निकलने वाला बंदा घर पहुंचते उसको 5 से लेके 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि कोई सूरत से आया था, कोई सौराष्ट्र से आया था, कोई कच्छ से था, कोई पालनपुर से था।
अब ये सारे लोग रास्ते में बसों में थे, पूरे राज्य की पुलिस अहमदाबाद में आपने बुला ली थी। 10 लाख जहाँ इकट्ठे हुए थे उस ग्राउंड के एक कोने में हार्दिक पटेल और कपल ऑफ हंड्रेड वहाँ बैठे हैं, तो उसे कौन सा आसमान टूट पड़ता था? रात को 8 बजे अगर हार्दिक पटेल को उठाते नहीं, गुजरात कभी नहीं चलता। ये डिसीजन किसका था? पुलिस ये डिसीजन नहीं ले सकती थी। हमने बार बार कहा कि कम से कम बताइए तो सही कि डिसीजन लेने वाला दिल्ली का सुल्तान था, भाजपा का आका था, या गुजरात की मुख्यमंत्री थी, या कोर कमेटी मिनिस्टर्स की बनाई थी वो थी। वो बोलते नहीं है। लाठीचार्ज किसने किया इसकी तलाश करेंगे, किसी पुलिस वाले का ऊपर ठोप देंगे, पर सच्चाई ये है कि हार्दिक पटेल को उठाने का डिसीजन लिया और गुजरात चला। शक्ति भाई, हम थोड़ी देर के लिए इस बातचीत को रोकेंगे क्योंकि वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे और फिर शक्ति सिंह गोहिल जी से और कुछ जानना चाहेंगे गुजरात के बारे में।